तो अच्छा, तो अभी देखो ऐसा है कि पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इस पर्सपेक्टिव से बनाया था कि बहुत सारे ऐसे अ, लोग हैं जो प्रॉपर एमआईएस में काम नहीं करते हैं, मतलब जिसको डेटा पे सारा दिन नहीं बैठना है। और कोई आदमी डेटा एनालिटिक्स में नहीं होगा, करेक्ट, प्रोग्राम्स नहीं लिखेगा और उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। मतलब एक अच्छे खासे डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपको अच्छा स्किल सेट तो चाहिए, चाहे फिर वो आप एक्सेल में बनाएं या आप उसको मैक्रो से ऑटोमेट करें या कोई भी आप टूल यूज़ करें, जैसे पावर बीआई के साथ टैबल्यू है, गूगल का भी है, आई थिंक उसका नाम गूगल स्टूडियो है, एक क्विक या क्लिक व्यू के नाम से भी है। ठीक है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल मार्केट में काफ़ी आ गए हैं अब। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे आई थिंक 30-40 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का दैट इज नंबर वन मार्केट में इस टाइम, मतलब वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और टैबल्यू। ठीक है, तो ये दो ही टूल्स है जो मोस्टली कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो उन्होंने ये बीआई जब लॉन्च किया था 2013 में अराउंड, तो उससे पहले हमारे पास सिर्फ एक्सेल ही होता था। अगर हम बात करें डैशबोर्ड्स की, तो एक्सेल एक्सेल में हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसमें वीबीए वगैरह ऐड करके और उसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत अच्छे लेवल का एक नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो बीआई जब बनाया गया तो उसका ये पर्सपेक्टिव था कि अगर कोई सेल्स में, फाइनेंस में, कोई एचआर में है जिसका काम वो नहीं है, मतलब रिपोर्ट्स बनाना जिसका काम नहीं है, उसको भी कुछ इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो इजीली डैशबोर्ड जो है अपने वो बना सके, रिपोर्ट्स बना सके। ठीक है, तो बीआई एक्चुअल में क्या है, काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए कोडिंग का। ठीक है, इनफैक्ट एक्सेल एक्सेल के साथ भी थोड़ा बहुत आपका अगर बेसिक आइडिया आपको है, तब भी आप बीआई पे डायरेक्ट काम कर सकते हो। बीआई है क्या? बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल टूल जो है, ये एक टर्म जो है बिजनेस इंटेलिजेंस, ये एक जेनरिक टर्म है। मतलब जैसे मैंने आपको अभी जो 4-5 नाम आपको बताए, ये सब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल ही है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है उसका नाम है पावर बीआई। तो जब आप ऊपर गूगल पे जाओगे, हाउ टू डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आप अपने सिस्टम पे से करना, बिकॉज़ यू नीड प्रैक्टिस, ये फ्री है। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर से वो लिंक आएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें डाउनलोड प्रोसेस बहुत ईज़ी है। जब आपको वो डाउनलोड हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे जो है वो आपका मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर ये जो बीआई की फाइल जो मैं आपको दूँगा, दिस यू कैन ओपन इट। ठीक है, अगर बीआई इंस्टॉल ही नहीं होगा आपके पास, तो फिर आप ये जो मेरा बीआई है, ये भी आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो आप वो कर लीजिएगा। अभी देखो, हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी क्या करेंगे कि ये पहले तो माइक्रोसॉफ्ट बीआई जो एप्लीकेशन है, ये हम डाउनलोड करेंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ इसी पे करेंगे बेसिकली, फ्री वाले पे, कहने का मतलब ये है। ठीक है? फिर जब एक टाइम आएगा कि जब आप लोग रिपोर्ट्स बनाना सीख जाओगे, जब आपने ये सारे आप देख रहे हो, ये हमारे विजुअल्स हैं, इसके साथ आप सारी चीज़ें, आपको डैशबोर्ड वगैरह मैं बताऊँगा, जब वो बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास एक स्टेज आएगी कि आप अपने कॉलीग्स के साथ भी ऑफ़िस में उसको शेयर करोगे रिपोर्ट को। क्योंकि एक आदमी बैठा रिपोर्ट तो बनाएगा नहीं और पब्लिश करेगा, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6 जितनी की भी आपकी टीम होगी, चाहे वो फिर ऑपरेशंस में हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में, अगर आपको वो रिपोर्ट शेयर करनी होगी किसी से, तो आप कैसे करोगे? जनरली अभी तक हम लोग जब एक्सेल में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो व्हाट डू वी डू? वी सेंड आउट दैट एक्सेल फाइल वाया आउटलुक, राइट? आउटलुक में भेज देते हैं हम उसे, और हर किसी को वो ईमेल चला जाता है। लेकिन आप ये सिचुएशन देखिए, सपोज़ मैं आपका मैनेजर हूँ एंड आई एम सेंडिंग यू सम रिपोर्ट, ठीक है? और मैंने आपको कोई डैशबोर्ड बना के भेजा, आप सभी को। अब जब वो मैंने आपको भेज दिया, तो आप में से किसी ने मुझे बताया कि सर इसमें कुछ फ़ॉर्मूलेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ठीक करने पड़ेंगे, करेक्ट? अब मैं ऑफ़िस में नहीं हूँ, करेक्ट? या मैं बिज़ी हूँ, ठीक है? मैं वेकेशन पे हूँ। आई नो कि ए बंदा हमारे ग्रुप में ये कर सकता है बिकॉज़ उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, करेक्ट? अब मैंने ए को फ़ोन किया और मैंने कहा आप ये रिपोर्ट जो है, ये जो मुझसे ये गड़बड़ हुई है, आप इसको ठीक करो, ठीक है? और ठीक करके सबके साथ शेयर करो। अब वो रिपोर्ट ठीक करेगा, फिर वो सबको ईमेल दोबारा भेजेगा। फिर आप लोग अपने सिस्टम पे उसे ओवरराइट मारोगे, नई रिपोर्ट को पुरानी से, है कि नहीं? फिर तीसरी चीज़ कुछ निकल आई, चौथी निकल आई, या हमने कहा कि यार 15 दिन बाद हमें लगा कि हमें कुछ और भी इनपुट्स डालने चाहिए डैशबोर्ड में, रिपोर्ट में, ठीक है? फिर हमने डाल दिए। यानी जो-जो उसमें एडिशन कर रहा होगा,
एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, आपकी इसको फ्रेश कॉपी सबको ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट लगा रहेगा ईमेल्स का, ठीक है? तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पावर बीआई में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि ये जो डैशबोर्ड अभी मैं आपको, जैसे ये हमारा डेस्कटॉप पे बनेगा, ठीक है? मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ, ये पब्लिश, कहाँ पे? क्लाउड में। यानी कि आप $10 में माइक्रोसॉफ्ट से एक सर्वर में जगह ले लेते हो, उसको कहते हैं बीआई सर्विस, बाद में बात करेंगे, ठीक है? वो एक तरह का, आप ऐसे समझिए जैसे आप अपनी जीमेल पे जाते हो, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप जीमेल पे कहीं भी लॉगिन कर सकते हो, अपनी ईमेल्स एक्सेस कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो, है कि नहीं? और किसी को ब्लॉक भी कर सकते हो, राइट? तो वैसे एक आपका अकाउंट बन जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट खुद अकाउंट बना के देगा, क्योंकि आप उन्हें पे कर रहे हो, ठीक है? और वो 60 डेज़ का ट्रायल पीरियड भी देता है, ये अच्छी बात है कि नहीं, आप यूज़ कर लो, देख लो। उसके बाद क्या होता है, वो अकाउंट जो आपका बनता है, ठीक है? वो अकाउंट जैसे मैंने बोला, वो जीमेल या कोई भी ईमेल की तरह होगा, उसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। आप जब ये पब्लिश करोगे ना, इस बटन पे क्लिक करोगे, तो वो बोलेगा अच्छा अपना अकाउंट और पासवर्ड दो। आप अपना अकाउंट पासवर्ड डालोगे और ये सारा डैशबोर्ड जो भी यहाँ बना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके उस अकाउंट पे चला जाएगा। फिर आप उस अकाउंट में जाओगे और वहाँ से हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग के राइट्स होते हैं, इसमें नहीं होते। वहाँ से मैं वो रिपोर्ट डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ए के साथ शेयर करना है, बी के साथ करना है, सी के साथ करना है, और साथ ही साथ ये भी कि किसी को कोई लिमिटेशन तो नहीं देनी है, मतलब ये पर्टिकुलर व्यू मैं उसको चाहता हूँ वो ना देखे, या फिर किसी को एडमिन राइट्स देने हैं, किसी को सिर्फ कंट्रीब्यूटर राइट्स देने हैं, किसी को सिर्फ व्यूअर राइट्स देने हैं। एडमिन में वो बिल्कुल मेरी तरह काम कर सकता है, व्यूअर में वो सिर्फ देख सकता है, ठीक है? कंट्रीब्यूटर में वो कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकता है रिपोर्ट में, ये सब चीज़ें बात की, ठीक है? तो एक्चुअल में वहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑन करता है, तो उसका हमारा पर लाइसेंस जो है $10 रहता है, ठीक है? दैट इज़ फॉर बीआई सर्वर्स। वो तो तभी करेंगे जब चीज़ें पता होंगी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट्स ही बनाना नहीं आएँगी तो उसका क्या करना है? तो मैं आपको इसलिए अननेसेसरी वहाँ पे आज नहीं ले जाऊँगा। तो हमारा जो सारा काम है ना, एक्चुअल में 95% वो इसी पे रहेगा, जो हमारा ये फ्री वर्ज़न है। सब कुछ इसी में सीखेंगे और फाइनली एक दिन लास्ट सेशन में जब ये रिपोर्ट वहाँ ले जानी होगी, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। 1 या 2 सेशन उसकी लगेंगे हमें, ठीक है? अब देखिए, हम बीआई डेस्कटॉप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि बीआई डेस्कटॉप पे हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं। अब डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, परफॉर्मेंस को विजुअल्स के फॉर्म में देख सकें। अब ये सारे आपके विजुअल्स हैं, इनको आप चार्ट भी बोल सकते हो। ये एक्सेल में भी आपने देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, चाहे आपको एक्सेल जैसा मर्ज़ी आता हो, राइट? हालाँकि इसमें थोड़ा-सा हमारा पिक्सल ज़्यादा अच्छे हैं, फॉर्मेटिंग अच्छी है, फीचर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है? तो जब आप बीआई ओपन करते हो ना, आपको ये 3 कंपोनेंट्स दिखते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, ये कुछ अलग है। ये अभी-अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एक हमारा होता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू मतलब यहाँ पे जो भी मुझे चार्ट चाहिए होगा, वो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और वो चार्ट यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। और इस चार्ट पे फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ, जो भी मुझे डेटा देखना है। ठीक है? फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सारे विजुअल्स हैं। ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, ये है टेबल व्यू। यानी कि अगर मेरे पास अब विजुअल्स तभी बनेंगे जब डेटा है, यानी टेबल है, तो यहाँ पे आप जो भी आपके टेबल्स होंगे, सिंगल टेबल है, डबल है, मल्टीपल है, वो आपको यहाँ दिखेगा। इस विंडो का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है? देखते हैं। ये है आपका डेटा मॉडलिंग व्यू, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ये जिसको नहीं आएगा वो पावर बीआई में ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। डेटा मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि अगर आपके पास एक ही तरह के 3-3, 4-4 टेबल्स हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक ही रेलेवेंट डेटा है लेकिन स्प्लिट हो रखा है। किसी में कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी में कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही विजुअल में चाहिए, अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे हम फिर रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। आपको बताना पड़ता है बीआई को कि देखो ये 4 टेबल्स हैं, इन चारों टेबल्स में एक चीज़ कॉमन है, तो आप उसके बेस पे मुझे चीज़ें ढूँढ के दो, ठीक है? जैसे एक्सेल में आपने वीडियो को यूज़ किया होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पे हम करते हैं, तो ये भी हमारा बहुत लास्ट में आएगा टॉपिक, जब हम बीआई को समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम एक टेबल ही यूज़ करेंगे।
तो 3 हमारे पास बेसिकली टैब्स हैं। एक आपका विजुअल का टैब है। रिपोर्ट्स तो तब बनेंगी जब डेटा आएगा, करेक्ट? तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट वी विल अंडरस्टैंड कि डेटा बीआई में कैसे इंपोर्ट करेंगे, हाउ टू इंपोर्ट एन एक्सेल डेटा इनटू पावर बीआई। और फिर आपको मैं धीरे-धीरे ये भी बताऊँगा एक्सेल का एक एक्सप्लॉइट हो सकता है, प्लीज़ गो ऑन म्यूट। ओके, सीएसवी फाइल भी हो सकती है। किसी डेटाबेस से भी आपको अगर डेटा लेके जाना हो, देखो पावर बीआई क्या है, पावर बीआई में हमारे पास सारा सपोर्ट है। ये देखो, एसक्यूएल सर्वर अगर आपको आता है तो आप इंपोर्ट्स एसक्यूएल सर्वर से कर सकते हो। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो सीधा। कोई सैंपल डेटा यूज़ करना हो इंटरनेट से, वो भी हम कर सकते हैं। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेल का है। ये क्या है, इन्होंने चेंजेस करते रहते हैं हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो ये यहाँ पे है, बट अदरवाइज़ आप होम टैब में देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस हैं। एक्सेल, डेटा फ्लो, डेटावर्स, ये बहुत सारी चीज़ें, इवन आई डू नॉट नो, वेबसाइट से भी आप डेटा लेके आ सकते हैं। ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट से अगर डेटा आपको स्क्रैप करना हो। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप देखो मोर में जाएँगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। एज़्योर है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, बहुत डेटाबेसेस में तो सारे डेटाबेस आपको मिल जाएँगे। माई मिल जाएगा, पोस्टग्रेई मिल जाएगा। ठीक है? जैसे बीआई बहुत सारे हैं, वैसे डेटाबेसेस भी बहुत सारे हैं मार्केट में। ठीक है? हालाँकि सबके कंसेप्ट एक जैसे ही हैं। तो एनीवेज़, तो हम यहाँ ये सीखने नहीं आए हैं कि डेटा इम्पोर्ट कैसे करें इन सबसे। डेटा इम्पोर्ट करना इज़ वेरी ईज़ी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सब रेडीमेड है। इम्पोर्ट करने के बाद जो फाइनली हमें काम करना होगा, वो हमें समझना है। समझे आप? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एक्सेल फाइल जो हम यूज़ करेंगे, एक फाइल टॉय शॉप के नाम से, मैं इसको ओपन करता हूँ। लेट्स से आपका कोई एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है। ये डेटा टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है, सीएसवी में भी हो सकता है, ठीक है? और इसके इसी तरह के 4 40-50 और भी एक्सेल फाइल हो सकती हैं, और हो सकता है आपको सारा डेटा एक साथ पावर बीआई में मर्ज करना हो, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? अभी के लिए आप अपने डेटा से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाओ। डेटा ये कैसा है? देखिए, ये बेसिकली टॉय शॉप डेटा है। यानी सपोज़ मैं टॉयज़ जो है मेरी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, और या ऑनलाइन जैसे हमने अपना पोर्टल खोला हुआ है, और हम लोग डेली बेसिस पे उस वेबसाइट से हमारे पास कस्टमर आते हैं, और यू नो वो टॉयज़ परचेज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। जैसे इसमें हमारे जनरली अगर आप देखो तो एज ग्रुप है 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 5, 0 टू 6, 6 टू 7। तो 5-6 एज ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। टॉयज़ के नाम भी आपको मिल जाएँगे, बेबी एलिफेंट, जोकर, डार्सिन, ये वो, ठीक है? देन किस कंट्री में वो हम शिप कर रहे हैं, या किस कंट्री से ऑर्डर आया है, ठीक है? कितने आइटम्स आपने शिप किए हैं, और पर आइटम कॉस्ट कितना है, और रेवेन्यू कितना है, ये डमी डेटा है, अंडरस्टैंड, ठीक है? और कस्टमर के क्या फीडबैक्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये अगर आप देखो, ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, मतलब टॉयज़ में टॉयज़ कैटेगरी होंगी, बच्चों के क्लोथ्स, अगर वो शॉपिंग हो रही है तो वो क्लोथ्स हैं, व्हीलर है, एनिमल्स हैं, ये सब। और आप ये डेटा देखोगे तो अगर ये अराउंड 2020 से 2021, 22, 23, ठीक है? आई थिंक 3 साल का ये डेटा होगा, लेट्स सी। ये देखिए, ठीक है? तो 2020 से 2020, 3 साल का डेटा है हमारे पास। पर डे ऑन डे में भी बढ़ता रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आइडियली हम, मतलब ये जो डेटा है इसको यूज़ करेंगे अपने रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है? टॉय शॉप, ठीक है? किस कैटेगरी के बच्चों में कितना ज़्यादा, कहाँ पे, कौन-सी कंट्री से ऑर्डर शिप हो रहा है। लोग आते हैं, परचेज़ करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे लेट्स से फीडबैक्स मिलते हैं, और क्या कॉस्ट पड़ती है, कितने आइटम्स ऑर्डर किए जा रहे हैं, ये सब, सिंपल, ठीक है? और ये है हमारे मैन्युफैक्चरर्स, शॉप्स, ठीक है? जो बेसिकली लेट्स से जो ब्रांड है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? ब्रांड है जो। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले अपने बीआई में चलते हैं। पहला स्टेप ये है कि लेट्स सी आप एक्सेल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन अलग-अलग इसलिए हैं, थोड़ा काम स्पीडी करने के लिए। क्योंकि एक जगह ऑप्शन होगा तो क्या होता है, मे बी यूज़र भूल जाए, तो जो दिख रहा है सामने वो कर सकते हो। आप कहीं भी क्लिक कीजिए,
अगर एक्सेल है तो, ठीक है। उसके बाद हम अपने फ़ोल्डर में जाएँगे, जो भी आपका फ़ोल्डर है। सो लेट मी सिलेक्ट माय फ़ोल्डर। मेरा फ़ोल्डर है, लेट्स से ये ये मेरी फ़ाइल है, सिंगल फ़ाइल, ठीक है। ओपन करते हैं। ये इसको रीड करेगा। इसको रीड करने के बाद ये देखिए, ये आपका टेबल आपका क्रिएट हो गया। आप देखो दोनों सेम है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, समझे? ये क्या है एक्चुअल में? बेसिकली एक टेबल है, एक शीट का नाम है। ये टेबल का आइकन है, ठीक है? तो हम लोग टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है? टेबल को यूज़ करने का मतलब मुझे पहले बताना चाहिए था आपको। देखिए, जब भी आपके पास कोई डेटा होगा यहाँ पे, कोई डेटा है सपोज़ नया, लेट्स से हेडर 1, ये डेटा है, ठीक है? ए, बी, सी, डी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इससे पहले कि हम इसको पावर बीआई में यूज़ करें, ये डेटा हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल मतलब टेबल मतलब इंसर्ट में जाएँगे और वी विल क्लिक हियर टेबल। शीट का नाम वैसे क्या है? शीट 1, बट टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है? टेबल आप कंट्रोल टी भी कर सकते हैं, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल के हेडर्स हैं, येस, टेबल के हेडर्स तो होंगे ही होंगे। इसको हमेशा चेक मार के रखिए। ये देखिए, ये टेबल बन गया। ये जैसे ही टेबल बना, आपका टेबल डिज़ाइन एक टैब नया एक्टिवेट हो गया। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन नहीं दिखेगा, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे आएँगे तो आप यहाँ से इसका टेम्पलेट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना हो। हालाँकि ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है इस टाइम। टेबल का नाम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल देगा। जैसे अभी टेबल 1 दिया, आप एक नया टेबल बनाओगे तो टेबल 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना नाम इसको चेंज करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सपोज़ धीरे-धीरे आपके पावर बीआई में 10 टेबल आ गए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तो हमें याद नहीं रहेगा ना कौन-सा टेबल कौन इसको रेफ़र करता है, ठीक है? तो हमेशा आपको टेबल्स के क्या एक्सेल के वर्कबुक के भी नाम अच्छे देने हैं, शीट्स के भी नाम ऐसे नहीं छोड़ना हमें और कि भई शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये क्या है? जो रेलेवेंट डेटा इन्फॉर्मेशन वो शीट यूज़ कर रही है, आप नाम उसी तरीके से दोगे। मेक दिस योर हैबिट। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, ठीक है? मैं फ़िलहाल मतलब आप टाइप कर सकते हैं ऐसे कुछ भी, ठीक है? मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से इस टेबल का फ़ायदा ये होता है कि जैसे फ्यूचर में अगर आपके पास नई चीज़ें आएँ, तो ये देखिए टेबल अपने आप एक्सपैंड होता रहेगा। कॉलम वाइज़ और रो वाइज़ आल्सो अपने आप एक्सपैंड होगा। तो इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? जब पावर बीआई में नया डेटा आएगा, तो आप बार-बार इनपुट थोड़ी करोगे। आपने इतना सारा ऑलरेडी इसमें काम कर रखा होगा। वो सारे विजुअल्स बनाए होंगे, उसमें फॉर्मूलेस बनाए होंगे, फॉर्मूलेस को हम कहते हैं डैक्स, ठीक है ना? तो अगर डेटा पूरा फ्यूचर में और नया डेटा ऐड हो गया और वो डेटा वहाँ नहीं जा रहा है, तो फिर रिपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो गलत प्रिंट होंगे, ठीक है? लेट मी डिलीट दिस। तो हमने ये किया हुआ है, अगर आप यहाँ देखें शीट का नाम है चिल्ड्रन डेटा, लेकिन टेबल डिज़ाइन में मैंने उसका नाम दिया हुआ है टॉय डेटा, ठीक है? इसीलिए वहाँ पे जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या इंपोर्ट करना है, टॉय डेटा या शीट? आइकन भी आप देख सकते हैं, तो हमेशा टेबल को इंपोर्ट करेंगे। जैसे आप इस पे चेक मार्क करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल, ठीक है? अब आपको एक चीज़ समझनी है, पावर बीआई जो है, उसकी एक लिमिटेशन है। वो क्या? कि उसको डेटा जो है डैशबोर्ड्स के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में चाहिए। उसमें कुछ उटपटांग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब अगर डेट कोई कॉलम है तो उसमें सारी डेट्स ही होनी चाहिए। ये नहीं कि डेट भी है और टेक्स्ट भी है, वैल्यू डाल दी है। वो क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर डेटा हॉरिज़ॉन्टली चल रहा है और लेट्स से हमारा हॉरिज़ॉन्टली नहीं, हमें वो वर्टिकली चाहिए, तो पावर बीआई नहीं करेगा उसको वर्टिकल, आपको करना पड़ेगा। आपको उसको देना पड़ेगा टेबल सही फॉर्म में, ठीक है? आप कैसे दोगे? आपके पास क्या टूल है? आपके पास है पावर क्वेरी, क्लीन करने के लिए डेटा, ठीक है? पावर क्वेरी पावर बीआई में ही आपको मिल जाएगी। इसके अंदर ही है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पावर क्वेरी पहले सीखना पड़ेगा, इसका मतलब पावर बीआई के लिए? आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको मैं पावर क्वेरी का एक्सेस दूँगा एंड आई एम श्योर अगर आप लोग आपको 2 हफ्ते हो ही गए हैं आई थिंक, आपने देखा भी होगा पावर क्वेरी कैसा होता है, ठीक है?
पावर क्वेरी एक्सेल में भी है, बीआई में भी है। क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग भी है, लेकिन लेकिन जो पावर क्वेरी बीआई में है वो बीआई के लिए काम करेगा, जो एक्सेल में वो एक्सेल के लिए काम करेगा। ऑप्शन सारी सेम है। पावर क्वेरी है क्या? बीआई कहता है कि मेरे को आप डेटा दो, सही, मैं फिर आपको सारे अपने फीचर्स दूंगा, आप जो आपने ऑटोमेट करना है, रिपोर्ट को बटन्स पे चलाना है चलाओ, लेकिन मुझे डेटा चाहिए, प्रॉपर क्लीन डेटा चाहिए, उसमें कुछ, जैसे मैंने बोला, कोई फॉर्मेटिंग इश्यू ना हो, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, या कोई अनवांटेड चीजें ना हो, ब्लैक्स है, नल है, वैलिड्स कुछ भी पड़ा हुआ है। करेक्ट? तो पावर क्वेरी उसके लिए बैठा हुआ है, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग पावर क्वेरी में की जाती है, और जब डेटा क्लीन हो जाए तो वो डेटा पावर बीआई को सप्लाई कर दिया जाता है, और फिर पावर बीआई उस पर रिपोर्ट्स बना देता है। अब हो सकता है आप ये सोचो कि क्या डेटा क्लीनिंग एक्सेल में नहीं कर सकते? एक्सेल में कर देते हैं, पावर क्वेरी में क्यों करना है, नया टूल सीखना पड़ेगा? राइट? वेल, उसके रीजंस ये हैं कि हर बार एक्सेल में डेटा हो ये जरूरी नहीं है। अगर यही डेटा आपको टेक्स्ट फाइल से मिल रहा हो, फिर आप क्या करोगे? टेक्स्ट फाइल में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। सॉर्टिंग फिल्टरिंग टेक्स्ट फाइल में तो नहीं चलेगी, आपको कुछ हटाना है, रिप्लेस मारना है। राइट? तो कभी ना कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, या हो सकता है आपका डेटा किसी डेटाबेस से आ रहा हो बाहर से। ठीक है? और वैसे भी अदरवाइज भी पावर क्वेरी आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज पावर क्वेरी में बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेल में अगर आप फॉर्मूले बनाने बैठे तो अच्छा खासा आपको उसका नॉलेज चाहिए होगा, लेकिन पावर क्वेरी में वो चीजें डायरेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर क्वेरी डेटा क्लीन करके पावर बीआई को देगा। लेकिन सर, अगर मेरा डेटा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ऑलरेडी मतलब सेट है, वो तो स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि सर्वर में डेटा जब बन के आता है वो हमारे पहले ही बहुत अच्छी फॉर्म में मिलता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता, तो पावर क्वेरी का आप यूज मत कीजिए, वो तो बीआई के अंदर है ही है। आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है ना करो। ठीक है? तो अगर मैं लोड करता हूँ तो पावर, ये जो डेटा है ये सीधा लोड हो जाएगा। ठीक है? ये सीधा हमें यहाँ दिखेगा। अगर मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, शायद ट्रांसफॉर्मेशन। राइट? तो ये क्या करेगा, ये सीधा मुझे पावर क्वेरी के विंडो में ले जाएगा। ये देखिए, बस यही फर्क है। ये आपका पावर क्वेरी का विंडो है, और अगर बाई चांस आपने अभी पावर क्वेरी नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप करो, जो मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है, सीखो पावर क्वेरी क्या है। ठीक है? ये पावर क्वेरी का विंडो है, और इसमें ये सारी ऑप्शंस उसमें आपको मिलेंगी कोर्स में कि कैसे कैसे इसको करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पावर क्वेरी में हम लोग, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली आइडिया तो दूंगा ही दूंगा बेसिक, बट फिलहाल के लिए लेट्स से हमें कुछ नहीं करना है, हम इससे बाहर आना चाहते हैं क्योंकि हमें बीआई में जाना है। समझे? तो मैं कर रहा हूँ क्लोज एंड अप्लाई। हम इसको जैसे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, आप देखो अपने बीआई में आप आ गए, तो वो जो जो पावर क्वेरी है वो इसी के अंदर ओपन हुआ था। ऐसा नहीं कोई नया टूल कहीं बाहर से निकल के आ गया, इसी के अंदर है वो टूल। ठीक है? तो ये देखिए, ये वर्किंग ऑन इट, ये थोड़ा सा अपना सेट कर रहा है काम। ये देखिए, अब आपका डेटा आ गया जो कि है टॉय डेटा। ये चीजें आप देख सकते हैं, इसमें हमारी सारी फील्ड्स हैं। जो नंबर फील्ड्स हैं उसके आगे सिग्मा साइन लगा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और जो डेट होती है वो डेट का एक अलग से आइकन आता है, इसका एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड्स की तरह ट्रीट नहीं की जाती है। अगर आप अभी अपने डेटा व्यू में जाएं, यहाँ पे टेबल व्यू जो मैंने आपको बताया था, जो पहले एम्प्टी था, अब आपको यहाँ डेटा दिखेगा। ठीक है? तो डेटा कई बार हमें देखना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो यहाँ पे अगर 2-3 टेबल्स और होंगे तो जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है बीआई का व्यू, पावर बीआई का व्यू। ये पावर क्वेरी का व्यू नहीं है। पावर क्वेरी के व्यू में अगर वापस जाना है तो होम टैब से आप ट्रांसफॉर्म में वापस जा सकते हो। चलिए ये करते हैं। आप दोबारा से पावर क्वेरी में आते हैं। ये पावर क्वेरी का व्यू। ठीक है? जो भी डेटा क्लीनिंग करनी है वो यहाँ करेंगे, वो पावर बीआई वाले इस विंडो में नहीं करेंगे। मैं अभी आपको वो भी समझाने जा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब ये भी एक व्यू है, वो भी एक व्यू है, तो क्यों है? अलग-अलग व्यू क्यों है? ठीक है? ये इसलिए है कि अगर आपको कोई भी क्लीनिंग करनी है, अनवांटेड चीज़ हटानी है, मेबी आपको इफ फंक्शंस लगाने हैं, बहुत कुछ है। फॉर्मूलेस लगाने हैं, 2 वैल्यूज़ 2 कॉलम्स को ऐड करना है। किसी में से शॉप नेम में से आपको लास्ट नेम हटाना है। कोई एज ग्रुप आपको करेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू 2 इयर्स को आपने 1 टू 4 ईयर करना है। देखो, कुछ भी हो सकता है। आप इसके राइट क्लिक पे जाओगे, देखो कितनी सारी चीज़ें।
सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो डेटा क्लीनिंग है वो हम यहाँ करें। ठीक है, अभी समझेंगे धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनरली हम सिर्फ डेटा देखने के लिए ही है हमारे पास, क्योंकि हर बार अगर मुझे सिर्फ नॉर्मली जस्ट डेटा ही देखना हो, जैसे मैंने कहा कि यार एक बार जरा फ्रांस का डेटा देख लें, ये एक्सेल से आपको पता है सारी चीज़ें एक्सेल में जैसे फिल्टर होते हैं। एक बार मुझे फ्रांस में लेट्स से ये देखना है कि भाई कितने रेवेन्यू जो है वो लेट्स से 50 से ज़्यादा कितनी बार आए हैं, ऐसा कुछ करना है मुझे। मैंने कहा 50 से बड़ा कर दिया, सिर्फ मुझे देखने के लिए, समझ रहे हो? तो उसके लिए मैं पावर बीआई में क्यों जाऊँगा? मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ अच्छा इसमें मुझे एक्सीलेंट रेवेन्यू कितना आया। मतलब कि कई बार आप डेटा पे जब काम कर रहे होते हैं तो आपको जस्ट देखना हो, एक नज़र मारनी है, ठीक है? छोटा-सा कोई एनालिसिस करना हो, तो आप यहाँ कर सकते हो। क्योंकि बार-बार मैं एक्सेल में थोड़ी जाऊँगा। अब देखो करने को आप अपना एक्सेल भी खोल सकते हो। आप ये एक्सेल भी खोल सकते हो, राइट? आप इसमें भी जा सकते हो। पर एज़ अ सेड अगर ये एक्सेल में ना होकर टेक्स्ट फाइल में होगा, तो टेक्स्ट फाइल में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए यहाँ से हम लोग जो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन जैसे देखनी है छोटी-मोटी हम देख सकते हैं। क्लियर ऑल द फिल्टर्स? ठीक है? तो आपको ये पता लग गया कि एक पावर क्वेरी का व्यू है और एक ये बीआई का व्यू है। कोई भी डेटा में चेंजेस करने हो, क्लीनिंग करनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, वो हम करेंगे पावर क्वेरी, इसमें यहाँ पे नहीं, ठीक है? और पावर क्वेरी में आप कभी भी जा सकते हो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके और कभी भी वहाँ से चेंजेस करके बाहर आ सकते हो क्लोज एंड अप्लाई करके। जो चेंजेस यहाँ होंगे वो ही आपकी बीआई व्यू में आपको मिलेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले आप इस तरह से इसको समझो। देखो, ये आपका डेटा है। इस डेटा को मुझे कभी भी डिलीट करना हो बाय चांस, गलती से कोई डेटा आ गया तो आप डिलीट फ्रॉम मॉडल कर सकते हो। पहले तो मैं आपको ये बता, आप डिलीट फ्रॉम मॉडल कर सकते हो। आपको ये नाम नहीं पसंद आ रहा है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि एक्सेल से डेटा डिलीट हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। एक्सेल में ओरिजिनल डेटा हमेशा रहेगा, यहाँ से वो चला जाएगा, फिर आपको दोबारा री इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है? तो 2 तरह की के हमने व्यूज़ देख लिए, ऑप्शंस देख लिए और नाउ वी नो हाउ टू जंप फ्रॉम वन व्यू टू द अनदर व्यू। एक तरह से 2 प्लेटफ़ॉर्म आपको मैंने दिखाए हैं, पावर क्वेरी और पावर बीआई। अब देखिए हम चलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, असली तो यही चीज़ है। लेट्स से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल करते हैं। अभी मैं आपको कोई विजुअल या ग्राफ नहीं सिखा रहा हूँ, बट जैसे कि आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं, ये टाइम टू टाइम ये लोग इसमें न्यू एडिशंस डालते रहते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए तो आपको फिर ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप इंटरनेट से पता आपको लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है? वो तो फिर अपने आप क्योंकि नया भी कुछ आएगा तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो आप उसको अपने आप ग्रास्प कर लोगे, ठीक है? अब जैसे देखिए मैं इसमें ये ग्राफ बनाता हूँ क्लस्टर्ड कॉलम, कॉलम चार्ट ये एक्सेल में बड़ा फेमस चार्ट है। हो सकता है आपने बनाया भी हो। क्लिक करते हैं, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया। ये ब्लैंक है अभी, इसको आप मूव कर सकते हैं और कॉर्नर से हम इसका अपने हिसाब से हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब जब ये ग्राफ आपका यहाँ पर आ गया, तो आप देखो इस ग्राफ के बेस पे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं। फॉर्मेट एंड ऐड डेटा मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस ग्राफ का हर ग्राफ का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता ही है। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो अब आपको दिखेगा नहीं, कहाँ गया? क्योंकि अब आप किसी ग्राफ पे नहीं हो। आपको पहले उस पे आना पड़ेगा अगर आपको उस पे काम करना है। जैसे आप आए, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे हो, तो आप यहाँ पे स्विच मार सकते हो। फॉर्मेट पार्ट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी चार्ट बना ही नहीं है। जब बनेगा तब ये विंडो आपको दिखेगा, इसमें ऑप्शंस दिखेंगे। वो हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी मेरा सिर्फ ये प्लान है कि मैं एक सिंपल एक्स एक्सिस पे एज कैटेगरी को ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं, ठीक है? और मैं ये देखना चाहता हूँ कि भई हमने कितने आइटम शिफ्ट किए हैं हर एज कैटेगरी से। तो इसको हम किस में डाल देंगे? लेट्स से वाई एक्सिस में। तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन के आ गया देखिए।
और ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे सेल हो रही है वो इस कैटेगरी में हो रही है और सबसे कम जो हो रही है वो इस कैटेगरी में हो रही है। करेक्ट? राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक विज़ुअल बनाया, आपने ये डैशबोर्ड बनाया और आपको आपके बॉस का फ़ोन आता है कि शायद 1 टू 2 ईयर्स में कुछ नंबर्स गलत रिपोर्ट हो गए हैं। तो आप क्या करो कि आप इसको फ़िलहाल से डेटा से इसको हटा दो। हम इसको अभी शो नहीं करेंगे। अब आप क्या करोगे? क्या आप एक्सेल में जाओगे? क्या आप एक्सेल में जाओगे और बोलोगे कि भई यहाँ पे फ़िल्टर मारोगे और 1 टू टी 2 ईयर्स के जितने भी रोज़ हैं उसको डिलीट कर दोगे? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे। जब तक हमें पूरा एश्योरेंस ना मिल जाए कि वो नंबर्स गलत हैं, तब तक हम डिलीट नहीं मारेंगे। ठीक है? अभी सिर्फ़ एक डाउट क्रिएट हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे उसको डिलीट नहीं करूँगा, तो फिर वो डेटा जो बीआई में यूज़ हो रहा है, ये कैसे हटेगा? ये हम सिंपल पावर क्वेरी से हटा दें। लेकिन पावर क्वेरी में हटाने से पहले क्या मैं यहाँ पे नहीं हटा सकता? मतलब मैं सीधा यहाँ जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई देखो, कौन-सी कैटेगरी थी हमारी 3 टू 5 की शायद? चलो जो भी है, 0 टू 6 मंथ ले लेते हैं, कोई भी ले लो। 0 टू 6 मंथ जो है कैटेगरी, इसको हटा दो। ठीक है? क्लिक ओके, ठीक है? फ़िल्टर भी लग गया देखिए, राइट? अब इसका क्या मतलब है? मतलब आपने इसको फ़िल्टर से हटाया तो क्या वो विज़ुअल से हट जाएगा? 0 टू 6 नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। ये तो सिर्फ़ आपके लिए मैंने जैसे बोला देखने के लिए है कि आपको भई डेटा अपना थोड़ा नेविगेशन करनी है, देखना है कोई नंबर्स प्लस माइनस हो रहे हैं, क्या है, राइट? यहाँ पे फ़िल्टर लगाने से विज़ुअल में कुछ नहीं होगा। चाहे आप सारे सारे फ़िल्टर लगा दो और एक छोड़ दो। लेट्स से मैं ये कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये डेटा जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये फ़िल्टर है, अदरवाइज़ डेटा तो पूरा ही है इसमें, डिलीट थोड़ी हुआ है, करेक्ट? और यहाँ से आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते डेटा। तो यहाँ पे विज़ुअल वैसा ही रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअल में करना क्या है? हमें पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा क्योंकि अब हमें डेटा क्लीन करना पड़ेगा। पावर क्वेरी में कैसे जाते हैं भाई? होम टैब में, ट्रांसफॉर्म में, मानते हो? ठीक है? ये पावर क्वेरी है, ये टेबल है और ये टेबल है। यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हो टेबल का करना हो तो। पहले ही नाम सही दिया है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये नीचे ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अप्लाइड स्टेप्स। यही सीखना होता है, ठीक है? यही है पावर क्वेरी का वो जो मेन सार, एसेंस जिसके बेस पे पावर क्वेरी डेवलप किया गया। मैंने जितने भी अभी तक टूल्स देखे हैं, समझे हैं, मुझे उसमें सबसे यूनिक कांसेप्ट पावर क्वेरी का लगा। मतलब वीबीए से पाइथन सीखा, तो वीबी डॉट नेट भी सीखा, तो एक चीज़ सारी प्रोग्रामिंग्स में लगी कि यार ये बस वही है कि थोड़े से सिंटैक्स चेंज कर दिए हैं, थोड़े से किसी में लाइब्रेरी डाल दी एक्स्ट्रा, अदरवाइज़ लूप्स हों, वेरिएबल्स हों या डेटा इधर से उधर कॉपी पेस्ट करना हो, मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम ही हैं। थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज इवन, ठीक है? तो उसका कांसेप्ट थोड़ा-सा ओपन लाइन्स थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाती हैं, समझे आप? लेकिन फिर अब जैसे एक्सेल है, एक्सेल का कॉम्पिटिटर आपका गूगल शीट है, आपको पता होगा। गूगल शीट का भी अपना ही एक्सेल है, उसको खैर गूगल शीट ही हम कहते हैं, एक्सेल नहीं कहते। उसमें भी अगर आप जाओगे, आप कहोगे अरे ये तो एक्सेल का पूरा कार्बन कॉपी है। कुछ कंपनीज़ वो भी यूज़ करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है और इसमें थोड़ा शेयरिंग अच्छा चलती है, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं, राइट? तो मतलब ओवरऑल ना आपको चीज़ें मिलती-जुलती मिलेंगी। लेकिन जब पावर क्वेरी आया, तो पावर क्वेरी जब हमने समझा, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उस टाइम तो आर्टिकल्स भी नहीं थे। पावर क्वेरी जो है वो 2010 में आ गया था, राइट? तो इसको जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, वो अपने आप ही यूनिक चीज़ है, अलग ही कांसेप्ट है, ठीक है? लेट्स डिस्कस दैट। अब देखो, इससे पहले उस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं पूरा। अब देखो, ये हमारे पास पावर क्वेरी है और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये आप सबको पता है, ये फ़िल्टर्स-विल्टर्स तो आपको पता ही है, राइट? आप यहाँ से इस कैटेगरी को हटा दो। मैंने हटा दिया, ठीक है? मैं जैसे ही हटाया मैंने जैसे ही हटाया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लोज़ एंड अप्लाई करता हूँ, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, अपने इस डेटा में रिफ्रेश होगा, ठीक है? और आप अपने यहाँ पे रिपोर्ट में जाओगे, आप देखोगे कि 06 है ही नहीं,
यानी कि पावर क्वेरी में जो स्टेप मैंने किया वो एक्चुअल में बीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। हमने वहां से वो डेटा हटा दिया, फिल्टर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या फिल्टर करने से इसका मतलब ये हुआ कि अब वो डेटा मैं वापस मिल नहीं सकता? अगर अगर बाई चांस बॉस का फोन आ गया और उसने कहा अरे डेटा ठीक है, डेटा ठीक है, यूज करो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? अब दोबारा से एक्सेल री इम्पोर्ट करोगे, फिर ग्राफ्स दोबारा बनाओगे। अभी तो एक ही हो सकता है, आपने बहुत सारे बनाए। अब आप उस चीज पे फोकस करते हैं। पावर क्वेरी में कभी भी डेटा लॉस नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखो कि अब अगर आप बीआई में वो टैब ढूंढोगे ना, आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब पावर क्वेरी जो डेटा देगा वो बीआई को वही डेटा फाइनल होगा उसके लिए। अब देखो ना, आप 0 to 6 नहीं आ रहा, यहाँ पे आप कोई चीज फिल्टर कर लो वो आपको दिखेगी यहाँ पे दोबारा, लेकिन वहां से मैंने वो चीज हटा दी। फिल्टर वहां भी फिल्टर किया था, लेकिन वहां से वो रिमूव हो गया। तो अगर वो वहां से हटेगा तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बीआई में आपको वो कैटेगरी नहीं दिख रही है। इसलिए डेटा क्लीनिंग जो भी है ना, डेटा में जो भी हमें प्लस माइनस करना है वो हम पावर क्वेरी में करेंगे। ठीक है, अब पावर क्वेरी में दोबारा चलते हैं। अब आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। देखिए, जब भी अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्टेप, इसको कहते हैं स्टेप। ये सारे स्टेप्स जो है ना, ये पावर क्वेरी खुद ऐड करता है। एक तरह से जैसे एक्सेल में रिकॉर्डिंग करते हैं ना मैक्रोस, जब आप कोई भी स्टेप रिकॉर्ड करते हो तो मैक्रो, अगर आपको मैक्रोस का पता है वीबीए का, तो वो सिंटेक्स जनरेट करना शुरू कर देता है आपको। मतलब हर हर एक्शन का एक लाइन कोड जनरेट होता है। ये भी वैसे ही है कुछ। हमने लास्ट टाइम जो फिल्टर किया था, ये उसने ये स्टेप यहाँ पे ऐड कर दिया था, अगर आपने नोटिस किया। ये पहले नहीं था स्टेप। ठीक है, अगर मैं स्टेप को यहाँ से हटा दूँ, ये देखो, अब देखो आपके पास दोबारा से 0 to 6 months होगा, राइट? अब दोबारा अगर मैं लगाऊंगा तो देखना आप यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखना एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा। उसका नाम पावर क्वेरी ने खुद ही दे दिया, फिल्टर रो। पावर क्वेरी नाम भी अपने हिसाब से दे देता है आपके एक्शन के अकॉर्डिंग। यानी जहाँ फिल्टरिंग हो रही है वो नाम हमेशा यही देगा, फिल्टर्ड रो। अगर फिल्टर्ड रो का स्टेप है तो मुझे देखती इसको देख के पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ फिल्टरिंग हुई होगी। लेकिन वो क्या हुई है अगर मैं वो देखना चाहूँ, तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा होगा। पावर क्वेरी सारी फॉर्मूले पे चलती है, हर चीज फॉर्मूले पे होती है। हमें इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, ना लिखना है कभी, क्योंकि पावर क्वेरी में हम सब ये नहीं लिखते हैं। लेकिन पावर क्वेरी हमारे स्टेप को देख के खुद एक फंक्शन क्रिएट कर देता है। और वो फंक्शन क्या क्रिएट किया उसने, देखो, उसने कहा टेबल सेलेक्ट रो करना है, एज ग्रुप नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन आए वो बात सबको पता होगा, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, 0 to 6 months। यानी मैं देख के तो आइडिया मार सकता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली एज ग्रुप 0 to 6 months का स्टेप रिकॉर्ड किया गया, नॉट इक्वल्स टू का। अब आप कहोगे ये क्या है? चेंज टाइप। चेंज टाइप पिछला स्टेप है, पिछले स्टेप पे एक्शन लिया गया है। हर नेक्स्ट स्टेप पिछले स्टेप को यूज करता है पावर क्वेरी में। और हर स्टेप में एक अलग ही डेटा आपको मिलेगा। जैसे अगर आप पीछे जाओ, यहाँ पे देखो आपको 0 to 6 months मिलेगा, राइट? आप इसके पीछे जाओ, यहाँ पे कोई आपको नेविगेशन का स्टेप मिलेगा। आप इसके पीछे जाओ, यहाँ पे आपको कुछ सोर्स का स्टेप मिलेगा। ये तीनों स्टेप्स पावर क्वेरी ने खुद क्रिएट किए हैं। हर बार जब भी आप कोई नया डेटा इंपोर्ट करोगे, लेट्स से मैं एक नया डेटा इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से हम लोग चलते हैं न्यूज़ सोर्स में। यहाँ से भी आप कर सकते हो पावर क्वेरी से, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेट्स से मैं कोई भी नया डेटा इंपोर्ट करता हूँ, कोई मुझे फाइल मिले, लेट्स से ये है फाइल, ठीक है, ये देखो इंपोर्ट करता हूँ। अब जैसे इसमें देखिए ये सारे हमारे शीट्स हैं, तो खैर शीट को ये करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, अगर मैं सब पे क्लिक कर देता तो चारों के चारों भी आ जाते हैं आपके पास एक ही टाइम में। ये देखिए आ गया डेटा। अब जब ये डेटा आया, ये देख रहे हो आप, ये स्टेप खुद बने हैं। ये स्टेप, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, ये वो हर बार बनाएगा ही बनाएगा।
ये क्या करते हैं इसको समझते हैं अपनी नॉलेज के लिए। फिलहाल हम पावर क्वेरी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पावर क्वेरी पे आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत अच्छे लेवल की ना हो बट बेसिक तो हो, बिकॉज़ कई बार आपको डेटा क्लीनिंग के ऊपर अगर कुछ टास्क मिल गया, तो पहले आप वही करोगे, इससे पहले आप बीआई में जाओ। तो फिलहाल मैं इसको राइट राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मुझे आपको ये दिखाना था कि ये स्टेप्स जो है पावर क्वेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही बनाता है, वो क्या करता है एक्चुअल में। देखो, जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, डेटा को रीड करता है, तो वो हमेशा उसका नाम दे देता है सोर्स, कि कहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो दिखा रहा है, नेम है, चिल्ड्रन डेटा है, टॉय डेटा है, डेटा टेबल टेबल, आइटम, चिल्ड्रन डेटा, उसका डेटा टाइप क्या है। एक एक टेबल था, एक शीट था, आपको पता है क्या वो हिडन है, वो हिडन फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो ये सारा उसने अपने हिसाब से सेट किया, मुझे इस पे बिल्कुल जाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं देखूंगा उसने देखो फॉर्मूला क्या लगाया, उसने कहा एक्सेल वर्कबुक का एक फॉर्मूला उसने लगाया, और उसने कहा ये बात है पीआई वीकिंग, और इसमें वो टॉय डेटा आपको मिल जाएगी फाइल। तो उसने खुद अपने आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ये देखिए, एक्सपैंड करने के लिए जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है। तो हर स्टेप पे ना एक फॉर्मूला लगा है, और हर स्टेप एक्चुअली आपके एक्शन का रिजल्ट है। आप जो कर रहे हो, अब जो कर रहे हो डेटा पे काम, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए उसमें, तो वो स्टेप जो आप कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इफ कंडीशन लगा रहे हो, वो कैसे होगा? वो पावर क्वेरी जब करेगा तो वो अपना कोई फंक्शन लगाएगा, अपनी डिक्शनरी से उठा देगा, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो फंक्शन के थ्रू वो चीज़ करेगा, और फिर आपको एक स्टेप का नाम क्रिएट करके दे देगा कि ये स्टेप आपने अभी किया है, और वो नाम भी रेलेवेंट होगा। अगर वो आपने कुछ रिमूव किया है तो वो आपको नाम रिमूव के नाम से कुछ स्टेप बना के दे देगा। ये भी अच्छी बात है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप 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 चलते रहते हैं। अब मैंने अगर किसी डेटा पे 10 बार अलग-अलग एक्शन लिए, फ़िल्टर किया, सॉर्ट किया, कुछ हटाया, प्लस किया, माइनस किया, राइट? तो इसका मतलब वो 10 स्टेप्स में लास्ट वाले स्टेप पे जाके वो फाइनल डेटा होगा जो मुझे चाहिए होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एनी टाइम मुझे 9 या 8 7 स्टेप वाला डेटा देखना हो कि वो कैसा था, बिफोर आई टुक दैट एक्शन ऑन दैट डेटा, हाउ वाज़ माय डेटा, राइट? हाउ इट यूज्ड टू लुक, वो मैं देख सकता हूँ। ये मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ, ये बेस्ट है। तो ये जो पहला स्टेप था उसने किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने नेविगेशन किया। नेविगेशन में बेसिकली आप देखो उसने क्या किया, सारे डेटा को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है? तो ये कुछ उसने फंक्शन लगाया होगा, वी डोंट केयर। उसने ये सारा डेटा एक्सपेंड कर दिया अगले स्टेप से। ये पहले ही हो गया। हमारे पास तो रेडीमेड ही डेटा है। फिर उसने लास्ट स्टेप एक और स्टेप लगाया, वो क्या है, चेंज टाइप। चेंज टाइप क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो, एबीसी 1 2 3 एबीसी 1 2 3, किसी का भी डेटा टाइप फिक्स नहीं किया पावर क्वेरी ने। टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी। चेंज टाइप वो हमेशा लगाता है। उसमें वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से सबको डेटा टाइप दे देता है। देखो डेट में उसने डेट दे दिया, कैटेगरी में आप एबीसी 1 2 3 नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये टेक्स्ट फील्ड में। और अगर आप नंबर फील्ड देखोगे तो उसने नंबर फील्ड में देखो नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 1 2 3। तो हमेशा जब भी वो डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग देता है पावर क्वेरी, तो उसका स्टेप का नाम यही होता है, चेंज टाइप। ठीक है? तो डेटा को उसने डेटा टाइप आपको करेक्ट करके दे दिया। और अगर आप देखना चाहो सिर्फ वैसे ही समझने के लिए कि क्या किया, तो ये देखिए उसने क्या किया। उसने एक फंक्शन लगाया कि मुझे टेबल के कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करना है, और उसमें फिर उसने बोला कैटेगरी को टाइप देंगे टेक्स्ट, डेट को देंगे टाइप डेट, डेटा टाइप जो नंबर का है, शॉप को डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, रेवेन्यू देखिए इंटीजर। तो ये उसके अपने स्टाइल हैं, करली ब्रैकेट्स वगैरह ये सब, हमें उसमें नहीं जाना है। मतलब उसने पूरा फंक्शन लगा के आपको स्टेप दे दिया कि ये चेंज टाइप है। फिर आप आए और आपने कहा चलो ये तो मुझे डेटा मिला, अब हम लगाएँगे इस पे फ़िल्टर, समझे आप? तो फिर आपने फ़िल्टर लगाया, और फ़िल्टर जैसे आपने लगाया, तो हुआ क्या कि एक नया स्टेप ऐड हो गया, और उस नए स्टेप पे उसने एक नया फंक्शन लगाया जो उसके पास है, टेबल सेलेक्ट रो, मतलब रो सेलेक्ट की जाए किसकी? पिछले स्टेप की। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, ये जैसे चेंज टाइप है, तो यहाँ से अब आगे जितने भी आप स्टेप्स बनाते जाओगे, होगा क्या? वो सारे स्टेप्स पिछला डेटा आपका यूज़ करते रहेंगे, पिछला स्टेप यूज़ करते रहेंगे, ठीक है? जैसे नेविगेशन में देखिए सोर्स को उठा रहा है, इसको उठा रहा है। अब जैसे फ़िल्टर्ड रो है, मैंने कहा अच्छा चलो फ़िल्टर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, ये कॉलम मैं ऐड करने जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ ऐसे,
ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको रिमूव कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिमूव। ठीक है, रिमूव किया, आप देखो नया स्टेप ऐड हो गया, रिमूव कॉलम। यानी इस स्टेप को देख के मुझे पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ रिमूव हुआ है, क्या हुआ है मैं देख सकता हूँ। उसने पिछले स्टेप पे इसको रिमूव, पिछला स्टेप ये वाला, क्योंकि हर स्टेप एक तरह का एक छोटा टेबल ही है आपके लिए, छोटा बड़ा जो भी एक तरह का डेटाबेस ही तो है, क्योंकि हर स्टेप में डेटा ही तो पड़ा है। लेकिन हर स्टेप में डेटा चेंज होता जाता है जब तक यूजर को वो वाला डेटा नहीं चाहिए जो उसको रिक्वायर्ड है, वो करता रहता है स्टेप्स, राइट। तो ये जो फंक्शन पावर क्वेरी लगाता है कि रिमूव करो कॉलम, किसका करेगा रिमूव? पिछले स्टेप का, पिछले का ही पकड़ेगा ना डेटा। तो उसमें उसने पकड़ा, उसने कहा ये कॉलम नहीं है, उसने हटा दिया, तो मुझे पता लग गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि बाई चांस ये गलत हो गया मुझसे, तो हमें इसमें घबराने वाली तो बात ही नहीं है, बिकॉज हम इस स्टेप को हटा देंगे अगर, तो पिछला स्टेप अपने आप आ जाएगा हमारे पास। अब जैसे फिल्टर है, मुझे फिल्टर भी नहीं लगाना, मैं फिल्टर भी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो मुझे ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। अब जैसे आपके बॉस ने कहा कि नंबर्स ठीक हैं, हमको वो डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको भी ठीक है, हटा देते हैं इसको, उस स्टेप को रिमूव कर देते हैं, तो पिछले स्टेप पे आप वापस आ, पिछले स्टेप पे तो डेटा पड़ा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 20 स्टेप ऐसे बना लिए अलग अलग, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी स्टेप में वो वाला डेटा पड़ा ही होगा जो मुझे चाहिए, अगर बाई चांस मुझे कुछ डिलीट करना पड़ जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे ये किया, अब क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, तो डेटा दोबारा से पावर बीआई में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए आ गया, और फाइनली हमारा विजुअल ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। पावर के बाहर हम आते हैं, तो वो क्लोज एंड अप्लाई में रिफ्रेश करता ही करता है, डेटा आपके पास दोबारा आ गया। आई होप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सर मेरा ने ये समझा कि सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर इसमें ना जो आपने ये सॉर्टिंग किया है, सॉर्टिंग में सर आइडियली 0 to 6 मंथ्स तो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए और 1 to 2 सेकेंड नंबर पे आना चाहिए, लेकिन आइडियली इन मिडिल आ रहे हैं इससे, तो क्या ये इसको टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है या फिर नंबर कंसिडर कर रहा है? नहीं देखो, 0 to 6 नंबर नहीं है, बीच में टेक्स्ट भी है ना, तो ये टेक्स्ट ही है। और जो आप कह रहे हो कि सॉर्टिंग तो उसको मिडिल कैसे करेंगे? करेंगे, तो बात ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, करेंगे वो, ये कैसे? इसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे कि भाई ठीक है। आप ये कहो कि भाई देखो, हमको सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा, आप कहते हो ना सॉर्टिंग असेंडिंग में चाहिए ना डिसेंडिंग में, मेरे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है, मुझे उसमें चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारे पास 10 स्पोर्ट्स टीम है, फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, ठीक है, बैडमिंटन है। आप कहते हो अगर इनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया तो ऑब्वियसली पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ऐसे आएगा। आप कहते हो नहीं, जब भी मैं कोई ग्राफ बनाऊं तो उसमें सबसे पहले मुझे कबड्डी चाहिए, फिर मुझे बैडमिंटन चाहिए, राइट। तो वो वाली सॉर्टिंग भी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि देखो जब आप कोई ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे चीज करोगे तो उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग तो कर सकते हो, तो वो अल्फाबेटिकली या नंबर जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको अपने स्टाइल में सॉर्ट करना है, तो वो सारा टॉपिक जो है सेट की भाई असेंडिंग डिसेंडिंग और कस्टमाइज सॉर्टिंग, मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग पे भी नहीं जाना, मेरा अपना एक फ्लो है, तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने विजुअल स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ढांचा बताया कि देखो पावर क्वेरी और बीआई का रिलेशनशिप किस तरह से रहता है, और पावर क्वेरी में जब आप कोई चीज़ करते हो तो पावर क्वेरी में स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्मूलेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे किस तरह से डेटा लोड होता है। ठीक है, अच्छा तो अब सर एक क्वेश्चन है। हाँ, जब हम टेबल इंपोर्ट कर रहे थे, तो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमने टेबल का मतलब उसे रीनेम किया था हमने। अब सेम चीज़ जब हमने पावर क्वेरी में इंपोर्ट कर लिया, तो वहाँ पे भी एक रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। तो जब हम पावर क्वेरी में भी रीनेम करते हैं, तो वो एक्सेल वाला टेबल भी रीनेम ऑटोमेटिक हो जाएगा, या वो जो हमने पहले किया था वो? नहीं, आप
देखो, उस पे भी मैं वही एक्चुअली हमारा अगला क्वेश्चन है, हम उस पे ही अभी बात करने जा रहे हैं। पर आपका आंसर ये है कि पावर क्वेरी में आप जो भी चेंज करोगे वो मेन सोर्स में कभी चेंजेस नहीं होंगे। अगर मेन सोर्स में कोई चेंज हुआ है तो वो पावर क्वेरी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका रीज़न है कि चलो अब इस क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। अभी देखो हमने 2 चीज़ें की हैं गाइस, इम्पोर्ट करना सीख लिया एक्सेल का, डेटा कैसे इम्पोर्ट करते हैं। इन इनफैक्ट मैंने आपको लगे हाथ ये भी बता दिया कि अगर आप अब जैसे सपोज़ आपके पास एक एक्सेल में एक डेटा नहीं है, आपके पास 4-4 डेटा है। तो आपने अभी देखा कि अभी जैसे हमने एक फ़ाइल उठाई थी डेस्कटॉप पे, आप बोलो सर मुझे एक्सेल में 4 मेरे तो 4-4 टेबल हैं, तो क्या मैं 4-4 बार इम्पोर्ट करूँगा? एक ही एक्सेल में हैं वो सारे, अलग-अलग शीट्स में पड़े हैं, कहीं भी पड़े हों, ठीक है? तो अभी आपने देखा होगा कि एक फ़ाइल हमने यहाँ क्रिएट की थी एशिया के नाम से, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एशिया में जितने भी आपके पास टेबल्स होंगे, फिलहाल ये टेबल नहीं है क्योंकि ये हम ट्रेनिंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप इनको ऐसे चेक मार्क करके यूज़ कर सकते हो। है तो ये भी डेटा एक तरह से। तो जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा या ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा, जो भी आप करना चाहो, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ये एक साथ ही आपको सारे के सारे डेटा जो हैं, वो लोड करके दे देगा। ये देखिए, X1, X2, X3 और शीट 1 देख रहे हो? ये कुछ एरर्स हैं बिकॉज़ पावर क्वेरी बहुत पार्टिकुलर है। अब जैसे सपोज़ उसने कहा कि 26 रो लोड कर दिए मैंने X3 में, लेकिन 6 एरर आए हैं। ये कौन से एरर होंगे? आपको याद है चेंज टाइप का स्टेप? वो डेटा टाइप चेंज करता है सबकी, क्योंकि उसको डेटा एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। डेट है तो डेट ही होनी चाहिए। हो सकता है हमारे किसी डेट फॉर्मेट में वहाँ पे डेट ना हो, कोई पर्टिकुलर सेल्स ऐसे हों, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि भई इसमें एरर मैं दे रहा हूँ, बाकियों में नहीं दिया उसने। समझ रहे हो? तो मतलब फिलहाल तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल टेबल्स के लिए बार-बार नहीं जाना है, अगर एक ही एक्सेल फाइल में है वो, ठीक है? तो ये पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। दूसरा हमने ये किया कि कोई भी विजुअल अगर हम बनाते हैं, तो उस विजुअल का इम्पैक्ट पावर क्वेरी से सीधा डायरेक्ट रिलेटेड होता है। मतलब पावर क्वेरी में जो फाइनल स्टेप पे डेटा होगा, वो ही बीआई यूज़ करेगा। तो आपने अगर 10 स्टेप्स पावर क्वेरी में क्रिएट किए हैं, तो उसको पहले 9 से कुछ नहीं लेना है। वो तो आप वन बाय वन कर रहे हो ना कि आपने एक स्टेप बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, आप हर बार कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, पावर क्वेरी स्टेप्स बनाता जा रहा है। फाइनली जो भी स्टेप होगा, जब आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे लास्ट वाला, वो ही आपका मेन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? तो हमने पावर क्वेरी डेटा व्यू, बीआई डेटा व्यू समझा, उसका डिफरेंस भी समझा कि भाई विजुअल्स पे किस तरह से डेटा इम्पैक्ट होगा, विजुअल कैसे इम्पैक्ट होगा। बीआई में जो भी डेटा पे आप फ़िल्टर, सॉर्टिंग कुछ भी आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन पावर क्वेरी में अगर हमने कुछ चीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया, तो मतलब वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर show us by example with a solution, what can happen in BI on refresh if we later on change any header name in the Excel file? Then in another example, if we change the data in Power Query only. देखो दो चीजें हैं कि आपको अगर मेन डेटा में कुछ चेंज हो गया यहाँ पे, तो क्या वहां पर रिफ्रेश में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये समझने की जरूरत है, ठीक है? अच्छा, जैसे अब डेटा में चेंज करना है तो एक काम करते हैं। डेटा में क्या चीज़ मैं करता हूँ कि जैसे सपोज़ हम ग्राफ जो बना रहे हैं उसमें एक मैं कैटेगरी डाल देता हूँ, अ, या मैं आइटम शिफ्ट डाल देता हूँ 2300, नंबर बड़ा कर देता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव और हम अपने यहाँ पे आते हैं, ठीक है? 2300। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में किया है ये भी देख लें। 1 to 2 में किया है, ओके। तो इसका मतलब रिफ्रेश पे ये जो कैटेगरी है इसका नंबर बढ़ना ही चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं होम टैब में, रिफ्रेश, ठीक है? ये देखिए रिफ्रेश हो गया, यानी वहाँ कोई भी डेटा चेंज हो रहा है तो रिफ्रेश पे ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। ये तो अच्छी बात है, करेक्ट? ठीक है।
इसको दोबारा से 23 करता हूँ। अच्छा, अगर बाई चांस नीचे की तरफ कोई डेटा मैं ऐड करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग डाल देता हूँ मैं। बाकी सारा डेटा मैं ऐसे उठा लेता हूँ और आइटम शिप में लेट्स से कर देता हूँ 1000। ठीक है, ये डेटा मैंने ऐड कर दिया। ध्यान से देखो, ठीक है। फिर पावर क्वेरी में आपको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा मतलब आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, तो वो ज़रूर करना है जो आपको कोर्स का एक्सेस मिला है। अच्छा, क्योंकि ये तो बीआई की क्लास है, पर ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं आपको रियल इश्यूज़ ना बताऊँ कि भैया ऐसा भी हो सकता है। हर बार आपको केक वॉक नहीं मिलेगी ना कि भई रेडीमेड डेटा दे दिया। डेटा को फ़िल्टर करना, उसको उस फॉर्म में लेके आना कि वो आगे रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो, ये भी अपने आप में एक टास्क होता है, इज़न्ट इट? अच्छा, तो टेस्टिंग ये हमने नया फ़ील्ड डाला, अब हम चलते हैं। अब मैंने रो एक्चुअली नई ऐड कर दी है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? हमने रो नई ऐड कर दी है, डेटा चेंज नहीं किया, एक नया एंट्री मारा, वो भी आ गया, अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, करेक्ट? तो ये हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो फिलहाल मैं इसको मारता हूँ डिलीट, तो इसका मतलब डेटा एक्सपैंड हो रहे हैं और लेट्स गो हियर या डेटा में एक्जिस्टिंग डेटा में कोई चेंज आ रहा है, आपको सब मिलेगा, ठीक है? देखिए हट गया ऑटोमैटिकली, ठीक है? अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे देखो, हमने क्या किया, अब आप ध्यान से समझो बात को। अभी तक आपने क्या किया था कि आप आपने रो ऐड कर दिया, ठीक है? आपने कोई वैल्यू चेंज कर दी, सब दिख रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेवेन्यू को भी चेंज कर दूँ, किसी ने क्या किया रेवेन्यू को बना दिया सेल्स, सेल्स रेवेन्यू कर दिया या सेल्स कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल या प्रॉफिट कर दिया, समझ रहे हो आप? हेडर को चेंज करना भारी पड़ सकता है। टेबल्स में जनरली हम छेड़खानी नहीं करते हैं। टेबल्स एक बार जो सेट हो गए, नीचे डेटा ऐड होता रहे दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? शीट्स के नाम भी जो हैं वो एक बार हो गए मोस्टली ऐसे ये रूल्स होते हैं। ठीक है? डेटा इंटीग्रिटी, डेटा डिज़ाइनिंग के रूल्स होते हैं। बट एनीवेज़ अब हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है? चेक करते हैं। अब ये प्रॉफिट आ गया। अब जब प्रॉफिट आ गया, क्योंकि हो सकता है ना आपको ऐसे एरर्स आ जाए, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो 100 चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं, हर चीज़ ट्रेनिंग में कवर नहीं की जा सकती है। वो एक आपको सेल्फ लर्निंग भी होता है। वही आपको रियल चैंपियन बनाता है। यहाँ से तो आप एक हेल्पिंग हैंड लेके जाते हो, बट रियल वर्ल्ड में फिर आपको जब चीज़ें मिलती हैं इधर से उधर, फिर उसको ढूँढने में टाइम लगता है। लेकिन सॉल्यूशन जब जैसे-जैसे मिलता है वैसे-वैसे आप मैच्योर होते रहते हो, ठीक है? तो एनीवेज़ तो अब ये हमने हेडर चेंज कर दिया, ठीक है? अब हेडर चेंज किया और लेट्स से अगले दिन मैं आया और मैंने रिपोर्ट रिफ्रेश कर दिया और ये देखो वर्किंग ऑन इट, द कॉलम रेवेन्यू ऑफ द टेबल वाज़न्ट फाउंड। ये कह रहा है कि मुझे तो रेवेन्यू मिल ही रहा है, ये वाला। रेवेन्यू कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने तो उसको प्रॉफ़िट कर दिया, जिसने भी किया हो, मेन सोर्स पे, राइट? अब आप क्या करोगे? पहला स्टेप तो सिंपल है कि आप यहाँ जाओगे और आप कहोगे भई इसको दोबारा से रेवेन्यू करो। क्योंकि आपको मिसमैच पता लग जाएगा ना अगर आपको इस एरर का मतलब समझ आ गया। और मैंने बता दिया तो आई गया, तो आप यहाँ इसको रेवेन्यू कर दोगे। या बाई चांस आप ये मान के चलो कि आपको बोला जाता है कि इसको प्रॉफ़िट ही करना है, इस हेडर को प्रॉफ़िट ही करना है। मेन सोर्स में आपने प्रॉफ़िट करवा दिया। अब इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? क्योंकि पावर क्वेरी तो इसको बेसिकली तो डेटा तो पावर क्वेरी में जा रहा है ना, तो रिफ्रेश जब हो रहा है तो वो वहीं पे रिफ्रेश हो रहा होगा और वहीं पे उसको दिक्कत आ रही होगी। कैसे? आप वो चीज़ समझो। देखो, ये है सोर्स, सोर्स तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, वो तो सेम ही है। फिर हम चलते हैं अगले स्टेप में नेविगेशन में। नेविगेशन में कुछ कर नहीं सकते बिकॉज़ हमें यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है? उसने अपना कुछ हिसाब-किताब किया हुआ है और उसने वो डेटा पूरा आपको फर्स्ट स्टेप से यहाँ के फेंक दिया आपके आगे। हाँ, ये है आपका डेटा, ठीक है? फिर हम चलते हैं चेंज टाइप में। क्या ये देखो, ये। अब देखिए चेंज टाइप में उसने क्या किया हुआ था कि जब ये डेटा उसने इम्पोर्ट किया तो उसने सारी फ़ील्ड्स को जनरेट कर दिया। सबको रीड किया और सबके डेटा टाइप दे दिए, मैंने आपको अभी भी बताया भी था, राइट? अब जब उसने यहाँ पे जनरेट किया तो उसने यहाँ पे इसको रेवेन्यू रखा हुआ और इसी वजह से अब परेशानी हो रही है कि ये रेवेन्यू रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ प्रॉफ़िट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर यहाँ प्रॉफ़िट कर दूँ, केस सेंसिटिव होता है, पावर को भी ध्यान रखना है इस बात का। एक्सेल में केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती, इसलिए हमें आदत होती है। शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी।
केस सेंसिटिव होता है ये, पी-आर स्पेस कुछ भी स्पेस तो खैर है ही है, बट एक-एक चीज़ जैसे जैसे हेडर की स्पेलिंग वहाँ है, वहीं वैसी ही यहाँ होनी चाहिए प्रॉफिट, ठीक है? तो आपने कहा ठीक है प्रॉफिट कर देते हैं, करने के बाद यहाँ टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है? टिक मार्क करके देखते हैं क्या होता है। हो गया? कोई एरर तो मुझे लगता है नहीं। रिफ्रेश हो रहा है शायद वो? हाँ, ये देखिए, आपने खुद कर लिया प्रॉफिट, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ मेन डेटा में जाऊँगा, तो रिफ्रेश हो ही चुका है बट ये देखिए, तो आपको देखो यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। मतलब कि मैंने वो पावर क्वेरी के उस स्टेप में जाके वो डेटा वहाँ पे सेट कर दिया। तो आपने क्या सीखा कि अगर तो नीचे डेटा वैल्यू को चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमैटिकली टेंशन नहीं हो। लेकिन अब हेडर के साथ मैंने कोई प्रॉब्लम कर दी, तो पावर क्वेरी में मुझे उस स्टेप पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है? कि भई वो स्टेप, क्योंकि देखो स्टेप रिकॉर्ड वहाँ पे हुआ है, तो स्टेप रिकॉर्डिंग के टाइम उसने वही फ़ील्ड ऐड की होगी, जो उस टाइम थी और फ़ील्ड आपने बाद में चेंज कर दी, राइट? तो फिलहाल चलिए इसको हम दोबारा से रिव्यू कर देते हैं। मुझे तो आपको समझाना था और मैं यहाँ जाके पावर क्वेरी में फिर चलता हूँ और यहाँ पे तालमेल बैठाना सीखो दोनों एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है ना? किस तरह से वो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, पावर बीआई और पावर क्वेरी, इसको समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, रेवेन्यू तो सॉरी सेल्स था ना? सेल्स, क्या किया मैंने अभी? व्हाट इज़ द नेम? अ, कॉस्ट, अच्छा, नहीं सॉरी सेल्स ही था मेरे ख्याल से, सर रेवेन्यू। रेवेन्यू ही है, करेक्ट। कई बार मैं सेल्स ही यूज़ कर लेता हूँ किसी क्लास में, ओके, सो टिक मार्क मारिए और डेटा आपका आ गया। अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ऐसे ये जो एरर आएँगे, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे कैसे जाके डेटा को क्रॉस चेक करना है। हो सकता है आपके पास किसी और तरीके का एरर आए, पर आपको ये चीज़ पता लग गई है कि पावर क्वेरी में जाने के बाद वो जो अपना सेटअप कर रहा है, वो भी आपको देखना आ गया। आप देख ही सकते हो इसमें सर आप एक क्वेश्चन था, ये इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इंटैक्ट रहना मेरा जो एक्सेल फाइल में है, अगर वो आगे चल के 2 एक्स्ट्रा कॉलम हो गया तो फिर से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। हाँ, तो ये भी बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बल्कि ये हमारा अगला टॉपिक है कि आपने हेडर नेम चेंज किया, कोई बात नहीं, आपने यहाँ चेंज किया और वहाँ भी आपने उसको चेंज कर दिया। या तो कोशिश करो कि हेडर चेंज हो ही ना, बिकॉज़ एक बार जो हेडर्स हमने कंसीडर कर लिए, टाइम लगा लो उस पे, पूछ लो मैनेजमेंट से किस तरह से क्या हेडर चाहिए, क्या ऑर्डर चाहिए, है ना? बट चलो, अगर हो जाता है तो हमें दिक्कत नहीं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। नीचे कुछ रो ऐड होती है, उसकी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे एक्सपैंड डेटा हो रहा है, अपने आप आपने देखा कैटेगरीज़ उठ रही हैं, ठीक है? अब तो हमारा अगला जो टॉपिक है, वो ये है, अगला जो इसी के ऊपर कि भई अगर बाय चांस आपका कोई नया कॉलम ऐड हो जाए, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या दिक्कत आ सकती है? आएगी या नहीं आएगी या वो ऑटोमेटिकली डेटा आपका एब्ज़ॉर्ब कर देगा, मानते हो? तो अब मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ पेनल्टी, इसमें बोला येस एंड नो और कुछ भी डाल देते हैं चलिए, ये। एक नया हेडर आपका ऐड होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, मिस हो गया हो या तो कुछ नया आया हो, आपको बोला भई इसको डालो, बैक डेट से डालो, है कि नहीं? आपके पास सिस्टम में पहले ही कहीं कैप्चर हो रहा था बट ये मिला नहीं, अब दे दिया। अब अगर आप पावर बीआई में जाओगे यहाँ पे, ठीक है? ये एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिफ्रेश होने के बाद क्या आपके पास वो नया हेडर आया? क्या आपके पास एरर आया? एरर तो नहीं आया, एरर नहीं आया, पहली बात। शायद वो इसलिए नहीं आया, ये देखिए यहाँ पे डेटा आपका आ रहा है, पेनल्टी आ गया, ठीक है? ये वाला, ये पेनल्टी, ठीक है? ओके, अपने बीआई में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये रहा पेनल्टी, एक्चुअली मैं नीचे से देख रहा था, उसने आपको पेनल्टी यहाँ पे दे दिया, ठीक है? अगर आप पावर क्वेरी में जाके देखो, देखो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया होता तो मैं क्या करता, ठीक है?
वैसे तो क्योंकि ये टेबल है तो ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट नीचे की डायरेक्शन में आगे कॉलम वाइज जब भी डेटा एक्सपैंड होगा वो आपका इस चीज़ में मतलब ध्यान रखेगा। पर आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका चेंज टाइप है, ये देखो, ये यहाँ पे एज ग्रुप, कंट्री, आइटम नेम, आइटम शिप, कॉस्ट और इसके बाद रेवेन्यू, कस्टम फीडबैक। यहाँ पे वो डेटा नहीं है। लेट मी रिफ्रेश दिस, एक बार इसको भी रिफ्रेश करके देखते हैं। एंड एक और चीज़, सेव तो मैंने कर ही दिया होगा। यहाँ पे नहीं आ रहा है, पेनल्टी नहीं आ रहा है। लेट्स क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो अगर तो उसने ले लिया, बिकॉज देखो अगर मेरे पास वो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं उसका विजुअल बना सकता हूँ। अगर विजुअल बन रहा है तो ठीक है, और अगर फील्ड नहीं आता है तो फिर वी विल डू समथिंग। जैसे मैंने इसको डाला पेनल्टी को, अब ये बेसिकली आपका है टेक्स्ट वैल्यू, तो हम काउंट कर लेते हैं कंट्री वाइज कितनी पेनल्टीज किसको मिली है फॉर एग्जांपल। तो देखिए हमारे पास ये डेटा तैयार है, मतलब आपको वो फील्ड मिल गई है। ठीक है, आपको वो फील्ड मिल गई है। अब अगर मैं सपोज जैसे ये पेनल्टी हमारा यहाँ पे आ गया, लेट्स गो हियर। अब जैसे सपोज पावकर में जनरली डेटा वो आना चाहिए, ठीक है, पेनल्टी यहाँ पे होना चाहिए। आ गया देखिए, मे बी शायद वो टाइम ले रहा हो रिफ्रेश होने में, क्योंकि वही मैं देख रहा था कि आपको बीआई में डेटा अगर पेनल्टी मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो मिल गया है आपको। अच्छा, अब आप एक चीज़ और नोट कीजिए, अ, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही होगा कि हमने कॉलम भी नया ऐड किया, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया। हेडर का नाम चेंज होगा तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मैं एक नया, अब अभी तक हमने कोई इसमें नया स्टेप ऐड नहीं किया है, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार स्टेप यहाँ पे एक नया ऐड करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ ग्रेटर देन मुझे चाहिए, या फिर वही वाला स्टेप ऐड कर देते हैं। लेट्स से मैं इसमें से ये और ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी, मैंने इसमें दो एज ग्रुप हटा दिए, देखिए ये वाला और ये वाला। फ़िल्टर भी लगा है, आप इस पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब लेट्स से ये स्टेप मैंने जो खुद किया है, हमने इस पे काम किया, हमने 2-4 चीज़ें और नई-नई ऐड की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पेनल्टी के साथ एक और डाल देता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट स्टेटस, या स्टेटस डाल देते हैं। स्टेटस लेट्स से हाई, कुछ भी, ठीक है, ये करता हूँ। अब हम अपने बीआई में चलते हैं दोबारा। ठीक है, अप्लाई चेंजेस, ठीक है, स्टेटस आ गया। ठीक है, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, होम टैब में रिफ्रेश और स्टेटस आ गया, इट मीन्स आ गया। नहीं तो नहीं तो अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे आप अब देखो यार कॉलम ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं देखा है, तभी मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो इसको मैंने कहा चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि कोई कॉलम नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो आप जिस भी स्टेप जो पावर क्वेरी का लास्ट स्टेप है जो इनबिल्ट उसने किया है, वहाँ पे मैं क्या करता, मैं इसको कॉपी करता यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट्स को, ठीक है, ऐसे कॉपी करता और यहाँ पे कॉमा लगा के उसको मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कॉलम जब आप ऐड करते हो तो वो कॉलम्स यहाँ पे ऐड नहीं होते। ठीक है, वो कैसी सिचुएशन हो सकती है, वो फिर पावर क्वेरी का अपना एक टॉपिक है। फिर भी आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कई बार जब आप बहुत सारे फाइल्स को एक साथ किसी फ़ोल्डर से उठा लेते हो, तो क्या होता है पावर क्वेरी आपका जो हेडर है ना, वो क्रिएट नहीं कर पाता। हेडर आपको असाइन करना पड़ता है। ये वाले हेडर्स अभी तो आपने देखा उसने खुद ही हेडर्स चूज़ किए हैं। तो हेडर नीचे डेटा के अंदर आ जाते हैं। फिर आपको उसको बताना पड़ता है कि ये हेडर है।
तो उस टाइम ये प्रोसेस क्या होता है कि उस टाइम ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हेडर्स जो हैं, अगर आप कोई नया ऐड कर रहे हो तो वो इसको यहाँ पे ना ले, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हेडर्स के नाम तो होंगे नहीं पावर क्वेरी के पास, क्योंकि एक साथ एक फ़ोल्डर के अंदर 50-100 फाइल्स हैं, वो इकट्ठा इम्पोर्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 ऐसे नाम देगा ना, राइट? क्योंकि नाम तो होंगे नहीं, क्योंकि जो आपका हेडर है, वो बेसिकली वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कॉलम्स उसने ले लिए, आपने फ्यूचर में एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो वो जो कॉलम 11 है, वो आपको स्टेप में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोबारा री-इम्पोर्ट थोड़ी करोगे, बिकॉज़ आपने आगे फ़िल्टर लगाया हुआ है, आपने आगे बहुत कुछ और भी चीज़ें की हुई हैं। तो होगा क्या कि नए कॉलम को ऐड करने से वो कॉलम अगर आपको उस डेटा में दिखाना है, तो आपको वो ऐसे स्टेप में ऐड करना पड़ेगा कि जिससे कि अगले सारे स्टेप्स लिंक हो रखे हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आती है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में हमेशा आप देख सकते हो इसको ध्यान से कि उसने जो फंक्शन लगाया हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट रखे हुए हैं 2 बड़े-बड़े, ये वाला और एक ये वाला। ये उस लेकिन उसके अंदर हर चीज़, हर कॉलम का डेटा टाइप और कॉलम का नाम कर्ली ब्रैकेट्स में जा रहा है विद कॉमा। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे डालूँगा कॉमा और ऐसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे वो जो भी कॉलम है वो आप काउंट कीजिए, जैसे कॉलम लेट्स से 11 है और उसका क्या डेटा टाइप है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो मतलब जो भी है, ठीक है? इस तरीके से। तो अभी क्योंकि उसने हमारा एक सिंगल डेटा है, उसने डेटा ले लिया, बट फ्यूचर में हो सकता है कि अगर वो इम्पोर्ट होते हुए हेडर्स नहीं जा रहे हैं, तो हेडर्स नहीं जा रहे हैं, तो वो उनको कॉलम 1, कॉलम 2 देगा, तो उस टाइम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो तब हम वो वाला स्टेप कर सकते हैं। जैसे हम हेडर्स का नाम चेंज कर सकते हैं स्टेप में, वैसे हम कॉलम्स के नाम भी ऐड कर सकते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। सर मेरा क्वेश्चन था इसमें सर। हुँ। सर अगर मान लीजिए हम जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जैसे कि मान लीजिए हम मिडिल में कोई रो एंटर करते हैं इंस्टेड ऑफ इन द लास्ट, तो सर क्या ऑर्डर चेंज होने से विजुअल्स पे कोई फर्क पड़ेगा, ऑटो एडजस्ट कर लेता है वो? रो कोई आप बीच में इंसर्ट कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो जैसे इसमें कि इंसर्ट हमने करने इंस्टेड ऑफ से मिडिल नहीं, बेसिक देखो विजुअल में तो हमेशा एग्रीगेशन जाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने विजुअल को देखो, कि आपने कहा कि चलो मैंने 10 नई एंट्रीज़ मार दी लेट्स से यहाँ पे कहीं पे इंडिया कंट्री की, क्योंकि कुछ नया डेटा आया था, वो 9 फरवरी का लेट्स से मिस हो गया था। तो आपने 9 फरवरी को इंडिया कंट्री से लेट्स से 4-10 ऑर्डर्स और आए थे, तो आपने वो नीचे ना ऐड करके यहाँ पे एक्सेल में मैं कह रहा हूँ, एक्सेल पे आपने इंसर्ट किया 10 रोज़ और आपने सर इंटरप्रेशन मैं बात कर रहा हूँ कॉलम्स की सर इंस्टेड ऑफ रो। अच्छा, न्यू न्यू हेडर, हाँ न्यू अगर अगर प्रॉपर डेटा एंटर होता है तो हाँ। नहीं तो आप इसमें हेडर हम क्रिएट कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। पहले तो अगर आप रो ऐड करते हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ जो आप विजुअल बना रहे हो, उसमें वो अगर आपको आपने देखा हो तो उसमें टोटल ही बन रहा है सबका। तो अगर जैसे इंडिया का कोई नया डेटा आपने ऐड कर दिया, नीचे करो, ऊपर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बीआई पिक कर रहा है, ये काउंट कर रहा है पेनल्टीज़, बिकॉज़ पेनल्टी सम नहीं हो सकती, वो टेक्स्ट है। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सम हो रखा है। तो ये हम बाद में बात करेंगे, बट मेरा मतलब वो ऑटोमेटिकली रोज़ उसमें ऐड हो जाएँगे, एडजस्ट हो जाएँगे। अब आप जो कह रहे हो कि अगर बीच की रोज़ उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अ, बीच में कोई नया कॉलम आ जाता है, तो बीच में भी आप ऐड करके देख लो, लास्ट में तो ऐड किया हमने आ ही रहा है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि लो पेनल्टी इसी में डाल देते हैं, अब बीच में डाल लेते हैं पेनल्टी, ठीक है? और एक स्टेटस पे डाल देते हैं। हमेशा डेटा कभी भी पहली बात आप इस तरह से बीच में नहीं डालोगे, चाहे वो पावर क्वेरी हो, एक्सेल हो, कोई हो, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है कॉलम के रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, उनका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो कई बार फॉर्मूलाज़ जो आपके लगे हों, हो सकता है एक्सेल में टेबल का कहीं पे कोई यूज़ हो रहा हो,
तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो गलत वैल्यू पिक कर ले। हमेशा डेटा लास्ट में ऐड करना है अगर करना ही पड़े तो। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो ये देखिए मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्योंकि सेंटर में डेटा मैंने कभी ना किसी ने क्वेश्चन किया ना कभी ऐसी मेरे पास सिचुएशन आई, है ना। लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि जो मर्जी हो, अगर आप कहो कि सर ये होना ही चाहिए वहाँ पे और वो नहीं माने तो हम उसको अपने हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है। और अगर आ गया तो फिर ऑलरेडी अच्छा है ना, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश, डेटा आ रहा है मेरे हिसाब से, पेनल्टी स्टेटस उसने उसको लास्ट में ऐड कर दिया है। अब ये भी चेक कर लेते हैं पुराना तो नहीं है। मैं कहता हूँ पेनल्टी एक्सट्रीम, स्टेटस माइल्ड, सेव करते हैं, ठीक है। नई वैल्यूज ऐड करके मुझे पता लग जाएगा कि हाँ वैसे तो डेटा वो ले ही रहा है, ठीक है। वो बीच में ही मतलब वो उस तरह से बीच में नहीं डाल रहा है, वो समझदार निकला, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये यस यस हाई आ गया। अब एक बार यहाँ पे फिल्टर लगा के देखें, नहीं अभी भी इसमें मुझे लग रहा है। चलो फिर क्योंकि इसने वो वैल्यू नहीं उठाई, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। देखो हो सकता है वो कुछ ना यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, हाँ ये देखो हो गया पेनल्टी स्टेटस। यहाँ पे रिफ्रेश ले रहा है, वहां से नहीं ले रहा है, ठीक है। ये रिफ्रेश हो गया और साथ ही साथ अगला वाला वैल्यू जो है जो हमने पहले डिलीट किए थे वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो इसने पेनल्टी स्टेटस लिया है, मैं यहाँ पे चलता हूँ चेंज टाइप में, ये देखो इसी स्टेप में उसने ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसी स्टेप में ऐड कर दिया था उसने और आगे जाके जो मेरा स्टेप फिल्टर हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि अच्छी बात है। मतलब हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा रखी है ना 2 एज पे, और ये फिल्टर जो है वो पिछला डेटा यूज कर रहा है। तो क्योंकि हमने डेटा में नए कॉलम ऐड किए तो रिफ्रेश होते हुए जब उसने पेनल्टी और स्टेटस के डाला, देखिए एक्सट्रीम और माइल्ड, जैसे ही उसने डाला अगले स्टेप ने पिछले स्टेप को ही तो यूज करते हुए ये एज ग्रुप एक्सक्लूड किए हैं, करेक्ट। तो वो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड भी हो गए, बिकॉज अब आप देखो इसमें वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो माइल्ड और जो एक्सट्रीम था ना वो इस रो में होगा और ये शायद अब हम दे नहीं रहे हैं 1 to 2 ईयर, करेक्ट और नॉट। हाँ ये देखो 1 to 2 ईयर कैटेगरी नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भी हमें डेटा अगर सही मिल रहा है तो हम ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्रॉस चेक कर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम माइल्ड यहाँ से हटा है तो इसलिए हटा है बिकॉज अगले स्टेप में 1 to 2 और 0 to 6 मेरे ख्याल से कैटेगरी है, हम उसको हटा रहे हैं तो वो भी हटेगा। यानी मैं इसको अगर हटा दूँ तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ रवि कि कॉलम्स आप लास्ट में ऐड करो या बीच में ऐड करो, पावर क्वेरी आपको दिक्कत नहीं दे रही है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब ये पेनल्टी और स्टेटस यहाँ पे जो आ रहा है इसमें क्लिक करके देखिए इसमें लास्ट में आना से आ क्या आ रहा है। घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपना एक सेटअप है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि पावर क्वेरी में रिफ्रेश होते डेटा बीच में आ गया, लेकिन जनरली जो जैसे मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि डेटा हमेशा लास्ट में ऐड करो आप, ठीक है। तो इसका भी सेटअप मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि उसने कॉलम्स को लास्ट में ऐड कर दिया है और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ अगर मुझे विजुअल बनाना है तो मुझे वो पेनल्टी यहाँ मिले या यहाँ मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत तब आएगी जब मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और वो वहाँ पे मुझे ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप बोलो, अरे एकदम से आप वो हो जाओ कि घबरा जाओ कि वो पावर क्वेरी में तो आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक बार फ़िल्टर लगा लो। बिकॉज़ आप ये देखो ना, यहाँ पे ये 2 to 3 ईयर का डेटा यहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ पे वो 1 to 2 ईयर वाला जो है वो डेटा पहले ले रहा होगा, मतलब वो एज कैटेगरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग लगा दूँ कि मुझे सॉर्टिंग चाहिए इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग, तो इससे फील्ड आगे पीछे तो हो ही जाएंगी ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी आगे पीछे होगी तो डेटा ही उड़ गया, वो तो आप हमेशा देख सकते हो। तो जैसे अब हमने यहाँ फिल्टर लगाया, मुझे दिख गया वो एक्सट्रीम है यहाँ पे। और अगर आपको ये भी कंफर्म करना हो कि हाँ ये वही एज है, ऑब्वियसली वो वही एज होगी, ये देखो 1 to 2 वाली है,
एक 0 to 16, 1 to 2, 1 to 2 वाले में एक्सट्रीम था और माइल्ड। वो डेटा ओपन नीचे नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भी जो आपने एक्सेल में डाला हो, वो उसका जो पूरा रो उसके साथ चल रहा है, वो ही आगे पीछे होगा, वो सब नहीं होगा, ठीक है? तो मैं आपको अब फिर वही चीज़ बता रहा हूँ कि मे बी मतलब ना व्यू का एक डिफरेंस रहेगा, जैसे कि पावर क्वेरी में और पावर बीआई में हल्का सा व्यू का डिफरेंस है, ये इसका अपना फॉर्मेट है, उसका अपना फॉर्मेट है ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि हाँ, ये देखो ये कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो यहाँ पे, अब आप वो भूल गए, आपको क्रॉस चेक करना है डेटा में, तो वो आपको ये कहते हैं कि आप पावर क्वेरी में क्यों जाना है? आप यहीं पे देख लो उसको, तो आपको ये फटाफट से यहाँ पे डेटा व्यू मिल जाता है। अब जैसे सपोज़ आपको नज़र ही मानी हो कि यार मेरा रेवेन्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कितना है, तो अब पावर क्वेरी में क्यों जाऊँ मैं इसको करने? मैं यहीं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ। या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज़ हम जब फ़ॉर्मूले सीखेंगे, हमने कोई फ़ॉर्मूला सीखा सम का, अब मैंने आपको बोला कि भई डैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डैक्स जो फ़ॉर्मूलेस होते हैं। मैंने आपको बोला कि भई आइटम शिफ्ट जो है वो हमारे टोटल फ़ॉर्मूले के थ्रू 1000 आ रहे हैं। अब मुझे क्रॉस चेक करना है, तो ना मैं एक्सेल में जाऊँगा, ना मैं पावर क्वेरी में, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। मतलब कि टोटल वो 1000 किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे आप छोटे-छोटे फ़िल्टर्स लगा सकते हो और ऐसी बात भी नहीं है कि आप सोचो ये देखने के लिए बना है, बात वो नहीं है। लेकिन मैं आपको आज ही सारा कुछ आज ही बता दूँ वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मुझे पावर क्वेरी में ऐड करना है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कहाँ गया न्यू कॉलम। मैं कहता हूँ मुझे यहीं पे ऐड करना है एक नया कॉलम, मुझे पावर क्वेरी में नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ भी की जा सकती हैं, पावर क्वेरी में भी की जा सकती हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं इफ लगाऊँगा। इफ तो आप सबको पता ही है एक्सेल का जो इफ होता है। आप लगा सकते हो कि आप बोलो कि भई अगर रेवेन्यू लेट्स से ग्रेटर देन 100 है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ वेरी बैड। तो आप वो जैसे ही कॉलम आपका ऐड होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेटा में आपके। मेन सोर्स एक्सेल में नहीं होगा। वो एक्सेल में वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो ऐड कर रहे हो वहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप डिलीट करते हो, अगर मैं यहाँ से अभी पावर क्वेरी में जाके या यहाँ से भी मैं रेवेन्यू पेनल्टी स्टेटस डिलीट कर दूँ, वो वहाँ पे डिलीट नहीं होगा, बिकॉज़ आप समझो पावर क्वेरी जो है वो सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है? तो सोर्स के बाद के स्टेप्स जो आप कर रहे हो, वो सोर्स पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप सोर्स पे कुछ कर रहे हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको यहाँ पे करेगा, ठीक है? तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ भी कर सकते हो, ये सिर्फ़ ऐसे नहीं है, यहाँ पे हम फॉर्मूलास बना सकते हैं। लेकिन अभी हम उस चीज़ पे नहीं जाएँगे, उसे देखने के लिए नहीं बनाया, वहाँ पे हम कॉलम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, हम देखेंगे फ्यूचर में। तो मैं अपने ओरिजिनल डेटा को वापस ले आता हूँ। ठीक है? और मेरी बात आप फिर इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस आपका कॉलम जो आपने ऐड किया है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी तो वो डेटा रीड कर पा रहा है, लेकिन जैसे हम फ़ोल्डर्स के थ्रू अगर डेटा इम्पोर्ट करें या कुछ भी मान के चलो नहीं आ रहा है, तो वी कैन ऑलवेज़ हैव दिस ऑप्शन, कॉमा लगा के हम उस कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब ये तो आपने सारी चीज़ें सीखी कि भई मेन डेटा में हेडर छोड़ के अगर मैं कुछ भी करता हूँ, कॉलम नया ऐड करता हूँ, रो नया ऐड करता हूँ, डेटा को चेंज करता हूँ, सब रिफ्रेश पे अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, ठीक है? और अगर हेडर भी चेंज हो गया, तो पावर क्वेरी में वो जो वहाँ पे वो एकदम हार्ड कोड हो जाता है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। पर वहाँ जाके नाम ही चेंज करना है। ये भी देख लिया, ठीक है? अब अगला स्टेप ये है कि अगर आप पावर क्वेरी में, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ फिर भी, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स से मुझे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को ऐड करना है, टोटल बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? मैं करता हूँ या आइटम शिप और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट 100 एक आइटम की है, तो 23 आइटम भी कितना मुझे ये चेक करना है, ठीक है? तो मैं पावर क्वेरी में कर रहा हूँ, एक्सेल में नहीं कर रहा, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को लेट्स से सिलेक्ट किया, मैं गया ऐड कॉलम में, ठीक है? और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करना है कि मुझे एक कॉलम ऐड करना है, मर्ज कॉलम फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐड कॉलम में मर्ज किया,
और न्यू कॉलम का नाम मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं मर्ज ही कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब मैं पावर क्वेरी में नहीं जाना चाहता, वो आप देखना, आपको जो एक्सेस ये है। मैं न्यू कॉलम का नाम दे देता हूँ, चलो मर्ज ही ठीक है। सेपरेटर कुछ रखना है, सेपरेटर चलो कोलन रख लेते हैं, मतलब 26:100। लेट्स से एक नया कॉलम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नया कॉलम बन गया, ये देखो, ठीक है, बन गया। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इसमें से क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ, ये मैंने शॉप्स भी हटा दिए। फिर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए कॉलम, डिलीट मारता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट मारता हूँ, ठीक है। देखो सब रिमूव में आ गया, कंट्री भी रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये सारा डेटा जो मैंने अभी रिमूव किया है, क्या ये जो भी स्टेप्स हमने किए हैं, क्या ये आपके मेन डेटा पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। आप कहते हो जितनी भी कॉस्ट 100 है या लेट्स से एज ग्रुप है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, आप बोलो ये रिप्लेस करना है, कोई एक्सेल वाला रिप्लेस, रिप्लेस वैल्यू 1 to 2 को हमने करना है 1 to 2। मैं बीच में स्पेस नहीं दे रहा और मैं ईयर्स पूरा लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया, देखिए, करेक्ट, करेक्ट। तो अब ये जो मैंने चेंज किया है, क्या ये मेरे मेन डेटा पे इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज मेन डेटा तो आपका पावर क्वेरी में यहीं पे आके रुक गया था, इसके आगे तो आप खुद ही काम कर रहे हो ना अपना, समझ रहे हो। तो यहाँ तक जो डेटा आना था वो आ चुका है, इसके बाद आप जो भी कर रहे हो ये पावर क्वेरी का काम है, तो ये मेन डेटा पे कुछ नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, अभी डिलीट प्रेस मारता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या टॉय डेटा वहाँ से उड़ जाएगा? नहीं। ये तो आपके लिए है कि आपको डेटा दे दिया गया है, वहाँ से यही बना हुआ ये वाला, इसके आगे आप जो कुछ भी करो वो यहाँ का ही समझा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन का जवाब, जो भी आप सबने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो यही है कि anything you do in the main database that will reflect here, right? And especially in the case of the header changes, if it happens in the main database, so that you got to go and you know uh, correct it in the Power Query window. यहाँ पे आपको स्टेप पे जाना होगा, ठीक है। बिकॉज उसका रीज़न हमने समझ लिया ना कि ये स्टेप एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसमें वो हेडर जो है वो यहाँ पे छप चुका है, तो वहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हेडर को, तो वो याद नहीं ले रहा है। फ्यूचर में अगर ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इसको कर देता है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 पॉइंट्स काफ़ी है। कल से हम अपने विजुअल स्टार्ट करेंगे, तो ये फंडामेंटल। अब आपको क्या करना है, अपना वी डाउनलोड कीजिए। ये तीनों स्टेप्स कहने को छोटे छोटे हैं, बट फंडामेंटली ये अगर हम ऐसे ही बिना डिस्कस के निकाल देना तो आपको कहीं ना कहीं फंस जाओगे, फिर आप बहुत परेशान होगे, ठीक है। आप इनको एज इट इज़ करो, फाइल में आपको ये भेज रहा हूँ। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आती है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और नहीं तो कल हम ट्रेनिंग में जब मिलेंगे तो पहले डिस्कस करेंगे। आज पावर क्वेरी और वी आई का आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हैंड इन हैंड ये चलते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं रिफ्रेश में। और साथ ही साथ जो पावर क्वेरी का कोर्स है, आप प्लीज़ इसको देखो, वो बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे, बिकॉज वो बहुत ईजी है। पावर क्वेरी जो है वो एक्सेल से बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो आप अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, आप इसको करो, फिनिश करो। रोज़ 1 घंटा लगा के भी आप करोगे तो अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाओगे। उसमें मैंने ये सारी फीचर्स ऐसे ही डिस्कस की हुई हैं कि ऐड सबट्रैक्ट पावर क्वेरी में कैसे होता है, या इस कंडीशन कैसे लगती हैं, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। थैंक यू।